नीचे दिया गया ऑडियो उस खंडित डेटा का पुनर्निर्माण है जो वर्तमान में संघीय क्वारंटीन के तहत एक साइट से बरामद किया गया है। उपकरणों की कई विफलताओं, हमारे स्टाफ को लगी अस्पष्ट शारीरिक चोटों और गुडविल नेटवर्क को मिली सीधी कानूनी धमकियों के बावजूद हम इसे जारी कर रहे हैं। आज की कहानी है द मिडनाइट फॉरेस्ट। अस्वीकरण ये मनोरंजन नहीं है। इस रिकॉर्डिंग में मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स और जैविक उल्लंघनों के ऐसे वर्णन हैं जो वास्तविक शारीरिक संकट पैदा कर सकते हैं। यदि आप घबराहट, दिल की बीमारी या अपनी वास्तविकता पर कमजोर पकड़ से जूझ रहे हैं तो इस रिकॉर्डिंग को अभी रोक दें। आप जो सुनने वाले हैं उसे अनसुना नहीं किया जा सकता। स्क्रीन काली होने के बहुत बाद तक यह आपके दिमाग के पिछले हिस्से में सड़ता रहेगा। दर्शकों का विवेक अब केवल एक सुझाव नहीं है, ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे आपने पहले ही अनदेखा कर दिया है। अपने जोखिम पर आगे बढ़ें। अब सन्नाटा खाली नहीं है। रात के 12 बज चुके थे और बंगाल के उस रूरल बैम्बू फॉरेस्ट की हवा बिल्कुल थम सी गई थी। वहां की मिट्टी से अजीब सी सड़न और गीली जमीन की बू आ रही थी। अर्नब फॉरेस्ट में कहीं खो गया था। एक पल पहले वो आमिर के ठीक पीछे खड़ा ह्यूमिडिटी की शिकायत कर रहा था और अगले ही पल अंधेरे ने उसे जैसे निगल लिया। आमिर वहां सुन खड़ा था। उसकी फ्लैशलाइट की कमजोर पीली रोशनी उन लंबे बैम्बू के पेड़ों के बीच रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी जो किसी कंकाल की उंगलियों की तरह ऊपर की तरफ तनी हुई थी। वो बार बार अर्नब का नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज उस सन्नाटे में एक टूटे हुए कांच की तरह चुभ रही थी जिसमें एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अर्नब नाम उन सख्त बैम्बू स्टॉक्स से टकराकर वापस एक खाली गूंज बनकर लौट आया। आमिर ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसका हर कदम एक खतरा था क्योंकि जमीन पर बिछे सूखे पत्तों की आवाज किसी को भी उसकी लोकेशन बता सकती थी। वो फॉरेस्ट में और गहरा उतर गया, उस जगह तक जहां से गांव की लाइट्स दिखना बंद हो गई थी। तभी माहौल अचानक बदल गया। टेम्परेचर इतनी तेजी से गिरा कि आमिर की सांसें ठंड की वजह से धुआं बनने लगीं। वो वहां रुक गया। उसने अपनी सांस रोक ली, इस उम्मीद में कि शायद अर्नब के ट्रैकिंग बूट्स की आवाज या उसकी वो पुरानी मजाकिया हंसी कहीं से सुनाई दे जाए। लेकिन वहां कोई हंसी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना ही नाम एक हल्की और स्क्वीकी आवाज में सुना। वो अर्नब नहीं था, वो कोई इंसान भी नहीं था। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे किसी रिकॉर्डिंग को गलत स्पीड पे चलाया गया हो। एकदम तीखी, पतली और मेटालिक। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही हो। वो आवाज़ चहचहाने लगी और अंत में एक ऐसी सिसकी सुनाई दी जो इंसानी रोने की नकल तो थी, पर उसमें कोई दर्द नहीं था। वो एक परफेक्ट शिकारी की तरह की गई नकल थी। अर्नब और आमिर स्कूल के ज़माने से ही बेस्ट बडीज थे। वो दोनों निशी की कहानियाँ सुनकर पड़े हुए थे। वो शक्ति जो रात में आपका नाम पुकारती है ताकि आपको जंगल के गहरे अंधेरे में ले जा सके। वो हमेशा इन बातों पर चाय की दुकान पर बैठकर हंसा करते थे। मगर आज मिडनाइट के इस वक्त जब उन बैम्बू के पेड़ों ने सितारों को भी छुपा दिया था, वो हंसी एक पुरानी याद जैसी लग रही थी। आमिर का हाथ इतनी जोर से कांप रहा था कि फ्लैशलाइट की रोशनी जमीन पर इधर उधर भटकने लगी। उसे एहसास हुआ कि फॉरेस्ट का ये सन्नाटा नेचुरल नहीं है। झिंगुरों की आवाज़ बंद हो चुकी थी, रात के परिंदे गायब थे, यहाँ तक कि हवा भी रुक गई थी, जैसे बैम्बू के पेड़ किसी इंतजार में एकदम सीधे खड़े हों। वो स्क्वीकी आवाज़ फिर से आई, इस बार उसके लेफ्ट साइड में एक बैम्बू के झुरमुट से। आमिर, तुम जा क्यों रहे हो? ग्रामर एकदम सही थी, पर बोलने का ढंग गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ रियल टाइम में बोलना सीख रही हो। आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि रूल क्या है। अगर तुमने उस आवाज़ को जवाब दिया
तो तुम हमेशा के लिए इस फॉरेस्ट के हो जाओगे। उसने धीरे से अपना शरीर घुमाया, ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। बैम्बू के बीच का अंधेरा इतना गहरा था जैसे वो कोई फिजिकल चीज़ हो जो किसी भी वक्त उस पर गिर सकती है। उसे अर्नब का चेहरा याद आया जो फॉरेस्ट में घुसने से पहले जोश से भरा हुआ था। अब आमिर सिर्फ ये इमेजिन कर सकता था कि वही चेहरा कहीं अंधेरे में पीला और ठंडा पड़ा होगा, या शायद वो चीज़ अर्नब का चेहरा इस्तेमाल कर रही होगी रेफरेंस के लिए। उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सिर्फ अर्नब के लिए परेशान नहीं था, वो उसके लिए दुख मना रहा था। इस फॉरेस्ट में रहकर ऐसा लगता था जैसे आप पहले से ही एक गुजरी हुई याद बन चुके हो। उसने एक कदम पीछे लिया और फिर एक और। वो स्क्वीक की आवाज़ उसके साथ साथ चल रही थी, एक फिक्स डिस्टेंस बनाए हुए। वो कोई इंसान नहीं था जो उसका पीछा कर रहा था, वो फॉरेस्ट खुद था। पेड़ उसकी तरफ झुकते हुए महसूस हो रहे थे, उनके नुकीले पत्ते उसकी गर्दन को किसी ठंडी आरी की तरह छू रहे थे। उसे समझ आ गया था कि अर्नब को ढूंढते ढूंढते उसने एक हद पार कर ली है। आइलेस फॉक्सेस की अफवाहें तो सिर्फ एक चारा, एक बेट थी। असली शिकारी तो पेड़ों के बीच का वो खालीपन था। आमिर का दिमाग उन स्कूल के दिनों में चला गया जब अर्नब ने उसे कितनी ही बार मुसीबत से निकाला था। उसे एक पल के लिए बहुत बुरा लगा। अगर वो अब भागता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को स्क्वीक की आवाज़ वाली चीज़ के भरोसे छोड़ रहा है। लेकिन अगर वो रुकता है तो कल रात इस जंगल में पुकारे जाने वाले नाम 2 हो जाएंगे। वो आवाज़ अब बदलने लगी थी। वो स्क्वीकी चहचहाट से एक धीमी क्लिकिंग साउंड में बदल रही थी, जैसे कोई अपने दांतों को बहुत तेज़ी से टकरा रहा हो। एहसान एक फिजिकल झटके की तरह उसे महसूस हुआ। वो चीज़ अब सिर्फ उसका नाम नहीं पुकार रही थी, वो उसके डर का मजाक उड़ा रही थी। उसे पता था कि आमिर डरा हुआ है, उसे पता था कि वो अकेला है। और जैसे जैसे वो क्लिकिंग साउंड तेज़ होती गई, आमिर को समझ आया कि वो आवाज़ उसकी तरफ बढ़ नहीं रही है, वो आवाज़ पहले से ही उसके चारों तरफ थी। मिडनाइट फॉरेस्ट ने अपना मुंह बंद कर लिया था और आमिर उसके पेट में धंसने लगा था। आमिर ने अपने कपकपाते हाथों से अपनी फ्लैशलाइट को थामा और उसकी रोशनी अब पहले जैसी तेज़ नहीं थी। वो दोनों इस रूरल बैम्बू फॉरेस्ट में मिडनाइट के वक्त सिर्फ एक अफवाह के पीछे आए थे, आईएलएस फॉक्सेस। अर्नब और आमिर स्कूल के दिनों से ही एडवेंचर के शौकीन थे, पर आज का ये एडवेंचर उनकी मौत का सामान लग रहा था। फॉरेस्ट की गहराई में पहुंचते ही उन्होंने एक मिडनाइट पैक्ट किया था। चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, पर अब अर्नब का कहीं पता नहीं था। आमिर को लग रहा था जैसे ये बैम्बू के पेड़ उससे बात कर रहे हैं। उनकी सरसराहट में किसी के रोने की आवाज़ छुपी हुई थी। टेम्परेचर इतनी तेज़ी से गिरा कि आमिर की उंगलियां सुन्न होने लगीं। उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी लोहे जैसी महक, मेटालिक स्मेल फैल गई है, जैसे ताज़ा खून की बू। उसने अपनी फ्लैशलाइट को चारों तरफ घुमाया, लेकिन रोशनी जैसे अंधेरे में धंस रही थी। बैम्बू के झुरमुटों के पीछे से उसे एक भारी और गीली चीज़ के घिसटने की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई इंसान नहीं हो सकता था। वो आहट ऐसी थी जैसे कोई भारी बोरिया को कीचड़ में खींच रहा हो। आमिर ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल उसकी छाती पर किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे याद आया कि अर्नब हमेशा कहता था, डर सिर्फ दिमाग का एक खेल है। लेकिन यहाँ इस सन्नाटे में डर एक फिजिकल हकीकत बन चुका था। हर बैम्बू स्टॉक एक पहरेदार की तरह खड़ा था और हर झोंका उसकी गर्दन पर किसी ठंडे हाथ का एहसास दिला रहा था। आमिर ने धीरे से पुकारा, अर्नब भाई, अगर तू कहीं है तो सिग्नल दे। जवाब में सिर्फ वही क्लिकिंग साउंड आई जो अब और भी करीब थी। वो क्लिकिंग अब किसी मशीन जैसी लग रही थी जो लगातार आमिर के हार्ट बीट के साथ सिंक हो रही थी। उसकी फ्लैशलाइट की बैटरी अचानक फ्लिकर करने लगी। क्लिक क्लिक क्लिक। रोशनी कम हुई और फिर एकदम से तेज, जैसे वो डिवाइस भी इस फॉरेस्ट की डर से कांप रहा हो। तभी आमिर ने देखा कि जमीन पर कुछ चमक रहा था। वो अर्नब का रक्सैक था जो वहाँ ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने उसे झटके से खींचा हो। रक्सैक के स्ट्रैप्स फटे हुए थे और उस पर वही अजीब सा काला चिपचिपा फ्लूइड लगा था। आमिर का गला सूख गया। उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका भाई जैसा यार शायद अब इस दुनिया में नहीं था। मगर वो मिडनाइट पैक्ट अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। नो मैटर वॉट वी डोंट लीव। आमिर ने सोचा कि शायद अर्नब जिंदा हो, शायद वो कहीं छुपा हो। पर
जैसे ही उसने रक्साक उठाने के लिए नीचे झुका, उसे अपने कान के एकदम पास एक भारी गर्म सांस महसूस हुई। वो सांस किसी जानवर की नहीं थी, उसमें एक इंसानी सड़न थी। बिना पीछे मुड़े आमिर समझ गया कि वो मिडनाइट फॉरेस्ट का असली मालिक उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी फ्लैशलाइट अब बंद हो चुकी थी। टोटल डार्कनेस, सन्नाटा इतना गहरा था कि आमिर को अपने अंदर की खून के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उस अंधेरे में दो हल्की नीली रोशनियां चमकी। नहीं, वो रोशनियां नहीं थीं, वो सिर्फ दो खाली गड्ढे थे जो अंधेरे में थरथरा रहे थे। आइलेस फॉक्सेस की कहानी सच थी, पर वो सिर्फ शुरुआत थी। असली पैक तो अब शुरू होने वाला था। आमिर वहां से हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हो। वो मिडनाइट फॉरेस्ट अब उससे उसकी रूह का हिसाब मांग रहा था। आमिर वहां सुन खड़ा था। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी अब सिर्फ एक आखिरी बार फड़फड़ा रही थी। तभी उसने देखा, वो वहां था। एक छोटा सा नारंगी रंग का साया धीरे से एक बैम्बू के झुरमुट से बाहर निकला। वो एक फॉक्स थी, मगर जैसे ही आमिर ने अपनी थरथराती रोशनी उस पर डाली, उसका खून जम गया। उस फॉक्स का चेहरा कोई साधारण जानवर जैसा नहीं था। वहाँ आंखें नहीं थी, सिर्फ एक सपाट बालों से ढका हुआ मांस का टुकड़ा था, जहाँ गहरे पुराने जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। वो फॉक्स भागी नहीं, वो वहाँ बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे किसी मूर्ति की तरह। आमिर ने अपनी सांस रोक ली। उसने देखा कि वो आईलेस फॉक्स अपना सर एक ऐसी इम्पॉसिबल एंगल पर झुका रही है जो किसी भी जिंदा जीव के लिए नामुमकिन थी। उसके गले से एक गीली घुटघुटी चहचहाहट निकल रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डर फंस गया हो। आमिर की सांसें अब तेज और तटी हुई हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि ये फॉक्स उसे देख नहीं रही थी, पर वो उसे महसूस कर रही थी। वो मिडनाइट फॉरेस्ट की एक पहरेदार थी जो सिर्फ रास्ता रोकने के लिए वहाँ खड़ी थी। उसे स्कूल की वो पुरानी बातें याद आईं जब वो और अर्नब ऐसे ही एडवेंचर के सपने देखते थे। अर्नब, देख रहा है तू? उसने धीरे से फुसफुसाया, पर जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ वो आईलेस फॉक्स थी जो अब धीरे धीरे आमिर की तरफ बढ़ने लगी थी। उसके पंजे सूखे पत्तों पर कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे, जैसे वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर तैर रही हो। आमिर ने एक कदम पीछे लिया, पर उसकी पिठ एक ठंडे सख्त बैम्बू स्टॉक से टकरा गई। वो फंस चुका था। तभी उस फॉक्स ने अपना मुंह खोला। उसमें दांत नहीं थे, सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा वॉइड था। उस गड्ढे से वही स्क्वीकी आवाज निकली जो उसने एक्ट 1 में सुनी थी। आमिर, पैक्ट तोड़ दिया। वो आवाज़ अर्नब की थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी। वो एक मशीन की तरह रिपीट्स पर चल रही थी। आमिर को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो डर से इतना भर गया था कि उसकी चीख भी उसके गले में ही फंस गई। उस साइटलेस सेंटिनल ने कब अपना सर पूरा 360 डिग्री घुमा लिया था। उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ने वाली बू निकल रही थी जो इतनी तेज थी कि आमिर को उल्टी आने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये फॉक्स अकेली नहीं है, ये तो सिर्फ एक इशारा था। असली दहशत तो इसके पीछे उस घने अंधेरे में छुपी हुई थी जो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। बिना आंखों वाला एक पूरा संसार। आमिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उस अंधेरे में भी उसे वो आइलेस चेहरा दिख रहा था जैसे वो उसकी रूह में छप गया हो। सन्नाटा इतना भारी था कि आमिर को अपने कानों में तेज सीटी सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे वो बैम्बू के पेड़ उसके चारों तरफ और करीब आ गए हैं, उसे हमेशा के लिए इस मिडनाइट फॉरेस्ट का हिस्सा बनाने के लिए। वो फॉक्स अब उसके पैरों के पास थी। उसका ठंडा बालों वाला चेहरा आमिर के घुटने से टकराया और उस पल आमिर को समझ आया कि आईलेस फॉक्सेस की अफवाह गलत नहीं थी। वो तो सिर्फ उन लोगों की परछाई थी जो इस जंगल में कभी वापस नहीं लौटे। आईलेस फॉक्स आमिर के पैरों के पास थमी हुई थी, पर तभी
फॉरेस्ट का सन्नाटा एक ऐसी आवाज से टूटा जो किसी के हड्डी तोड़ने जैसी थी। फॉक्स के पीछे का अंधेरा, जो अब तक सिर्फ एक खाली जगह लग रहा था, वो हिलने लगा। वो अंधेरा ऊपर उठा और ऊपर और ऊपर, जब तक कि वो बैम्बू के ऊंचे पेड़ों से भी लंबा नहीं हो गया। एक टावरिंग पिच ब्लैक क्रीचर उन शैडोज से बाहर निकला। उसके लिम्स इतने लंबे और पतले, इलांगेटेड स्पिंडली लिम्स थे जैसे सूखी हुई लकड़ियां, पर उनमें एक अजीब सी ताकत थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, वहां न आंखें थी, न नाक, न मुंह, सिर्फ एक गहरा काला वॉइड जो सारी रोशनी को अपने अंदर खींच रहा था। आमिर ने अपनी फ्लैशलाइट ऊपर करने की कोशिश की, पर उस ब्लैक क्रीचर की मौजूदगी ने ही जैसे सारी एनर्जी सोख ली थी। फ्लैशलाइट की बीम उस क्रीचर के शरीर से टकराते ही गायब हो रही थी, जैसे वो किसी दूसरी डायमेंशन का दरवाजा हो। वो चीज वहां बिना किसी हलचल के खड़ी रही, पर आमिर को महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग के अंदर कोई फिसल फुसाहट हो रही है। उस क्रीचर का कोई फिजिकल वजूद था भी या नहीं, ये कहना मुश्किल था, पर उससे निकलने वाली ठंडक आमिर की रगों में बर्फ जमा रही थी। सन्नाटे में अचानक एक तीखी स्टैटिक फिल्ड स्क्रीच गूंजी। ये आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधा दिमाग के पिछले हिस्से से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों रेडियो स्टेशंस एक साथ आउट ऑफ ट्यून हो गए हों। उस स्टैटिक के बीच में आमिर को अर्नब की आवाज सुनाई दी, भाग आमिर, भाग यहाँ से। पर वो आवाज अर्नब की नहीं थी, वो उस क्रीचर की थी जो आमिर के डर का फायदा उठाकर उससे खेल रहा था। उस वर्ड लाइक क्रीचर ने अपना एक लंबा हाथ धीरे से आमिर की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून बैम्बू के स्टॉक्स को ऐसे काट रहे थे जैसे वो नर मक्खन हो। बाम्बू के पेड़ एक एक करके चटकने लगे। स्नैप, क्रैक, बूम। पूरा फॉरेस्ट जैसे उस क्रीचर के गुस्से से कांप रहा था। आमिर को एहसास हुआ कि आइलेस फॉक्सेस सिर्फ इस शैतान की परछाइयां थी, असली भूख तो इस वॉइड की ही। उस क्रीचर ने जब अपना दूसरा हाथ बढ़ाया तो आमिर को अपने पीछे की जमीन फटती हुई महसूस हुई। फॉरेस्ट का जियोग्राफी बदल रहा था। जो रास्ता वो जानता था वो अब गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ काले बैम्बू और वो टावरिंग साया था। साइकोलॉजिकल ड्रेड अब अपने पीक पर था। आमिर को लगा कि अगर वो एक सेकंड और वहां रुका तो वो भी उस वॉइड का हिस्सा बन जाएगा। उस क्रीचर ने जब एक कदम आगे बढ़ाया तो जमीन पर बिछे सूखे पत्ते अचानक काले फ्लूइड में बदल गए। वही काला फ्लूइड जो उसने अर्नब के रक्सैक पर देखा था। वो फ्लूइड आमिर के ब्रूट्स तक पहुंचने लगा, उसे जमीन में चटड़ने के लिए। उस पल आमिर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने देखा कि क्रीचर के सीने यानी चेस्ट के बीच में एक हल्की सी हलचल हो रही है, जैसे वहां कोई चीज कैद हो। क्या वो अर्नब था या सिर्फ एक और धोखा? क्रीचर ने अब एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी पुराने पहाड़ के गिरने जैसी भारी थी। उस टावरिंग ब्लैक प्रेजेंस ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बैम्बू के पूरे झुरमुट को तिनका करके उखाड़ दिया। आमिर ने अपनी आंखें बंद की और बिना पीछे मुड़े जोर से चिल्लाया। वो चीख डर की नहीं बल्कि उस जाल को तोड़ने की आखिरी कोशिश थी। वो उसकी एकदम ऊपर था। उसकी ठंडी परछाई आमिर को पूरी तरह ढक चुकी थी। आमिर ने अपने दिमाग की सुनना बंद कर दिया था। अब सिर्फ उसके पैर फैसला कर रहे थे। जैसे ही उस टावरिंग ब्लैक क्रीचर का ठंडा साया उस पर गिरा, आमिर ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में छलांग लगा दी। उसने पीछे नहीं देखा। उसे पता था कि अगर उसने एक बार भी उस वॉइड की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी हिम्मत वहीं ढेर हो जाएगी। वो बैम्बू के नुकीले कांटों और झाड़ियों के बीच से निकलने लगा, जो उसके कपड़ों और चमड़ी को किसी आरी की तरह चीर रहे थे।
हर कदम पर उसे लग रहा था कि पीछे से कोई लंबा चिपचिपा हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला है। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक असली इंसानी चीख, आमिर इधर! वो अर्नब था। वो एक पुराने टूटे हुए बैम्बू क्लस्टर के पीछे छुपा हुआ था। उसका चेहरा मिट्टी और खून से लथपथ था। अर्नब की आंखें डर से इतनी फटी हुई थीं कि वो सफ़ेद लग रही थीं। आमिर ने बिना सोचे उसका हाथ थामा और दोनों एक साथ उस मौत के जंगल से भागने लगे। उनके पीछे वो वॉइड क्रीचर अब और भी गुस्से में था। बैम्बू के बड़े बड़े पेड़ ऐसे टूट रहे थे जैसे कोई उन्हें मखरूज रहा हो। क्रैक, स्नैप, थड, हर धमाका उनके कानों के पर्दा फाड़ देने वाला था। रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। जंगल जैसे खुद को रीअरेंज कर रहा था उन्हें फंसाने के लिए। कभी जमीन अचानक नीचे धंस जाती तो कभी बैम्बू के स्टॉक्स रास्ता रोक के खड़े हो जाते, पर उनका मिडनाइट पैक्ट उन्हें आगे खींच रहा था। अर्नब की सांसें उखड़ रही थीं, पर आमिर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उनके पीछे वो क्लिकिंग साउंड अब एक डरावनी चीख में बदल गई थी जो पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही थी। आईलेस फॉक्सेस उनके बगल से तेजी से निकल रही थी, जैसे वो भी उस ब्लैक क्रीचर से डरकर भाग रही हो। भाग अर्नब, मुड़ना मत, आमिर चिल्लाया। उसका गला सूख चुका था और सीने में जलन हो रही थी, पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे मशीन बना दिया था। उन्होंने देखा कि दूर कहीं एक धुंधली सी रोशनी चमक रही है, गांव की पहली स्ट्रीट लाइट। वो रोशनी उनके लिए किसी जन्नत के दरवाजे जैसी थी, पर फॉरेस्ट इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। जमीन से काले चिपचिपे हाथ, शैडो क्लॉज निकलकर उनके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्नब एक बार फिसला, पर आमिर ने उसे झटके से उठाया और कंधे का सहारा देकर दौड़ने लगा। उनके पीछे वो टावरिंग क्रीचर अब सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर था। उसका वॉइड लाइक चेहरा उनके बिल्कुल ऊपर था और उससे निकलने वाली वो स्टैटिक नॉइज दिमाग को सुन्न कर रही थी। तभी उन्होंने फॉरेस्ट की बाउंड्री क्रॉस की। जैसे ही उनके पैर पक्की सड़क पर पड़े, वो ठंडक अचानक खत्म हो गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो दोनों भागते रहे जब तक कि उन्हें अपने घर का दरवाज़ा नहीं दिख गया। घर पहुंचते ही आमिर ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर गिर पड़े। आमिर ने तुरंत डेड बोल्ट लगाया और 3 बार लॉक घुमाया। बाहर सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो नॉर्मल नहीं था। वो दोनों फर्श पर लेटे रहे। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अर्नब की सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, पर उसकी आंखों में वही पुराना अर्नब नहीं था। वो दोनों बच तो गए थे, पर उन्हें एहसास था कि मिडनाइट फॉरेस्ट ने उनसे कुछ छीन लिया है। ऑडियो अब सिर्फ उनकी भारी सांसों और एक दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज़ पर थमी हुई थी। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दे चीरकर अंदर आई, पर कमरे की ठंडक कम नहीं हुई। आमिर और अर्नब फर्श पर ही पड़े थे। उनकी आंखें छत को घूर रही थीं, जैसे वो अब भी उस वॉइड क्रीचर की ऊंचाई नाप रहे हो। रात भर कोई नहीं सोया। बाहर परिंदों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, पर वो आवाज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही मिमिक अब बाहर बैठकर उनका मजाक उड़ा रहा हो। आमिर ने हिम्मत करके अपने हाथ पैर हिलाए। उसका पूरा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने उसे पत्थरों पर घसीटा हो। अर्नब ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे जैसे रात भर में ही इतने गहरे हो गए थे जैसे वो महीनों से नहीं सोया हो। आमिर ने उससे पूछा, भाई तू ठीक है? अर्नब ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक खाली नज़र से आमिर की तरफ देखा। उसने धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोले क्योंकि उसकी पीठ में एक तेज जलन, बर्निंग सेंसेशन हो रही थी जो सुबह होते होते बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। जैसे ही अर्नब ने अपनी शर्ट उतारी, आमिर के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। अर्नब की पीठ पर 3 गहरी काली लकीरें थीं। वो साधारण जख्म नहीं थे, वो 3 डीप ब्लैक रिम्ड क्लॉ स्क्रैचेस थे जो कंधे से लेकर कमर तक जा रहे थे। उन जख्मों से एक गाढ़ा काला और बदबूदार फ्लूइड धीरे धीरे निकल रहा था, वही फ्लूइड जो उन्होंने फॉरेस्ट में देखा था। वो जख्म ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जलाया हो। आमिर ने कांपते हाथों से अपना आईना घुमाया और अपनी शर्ट उतारी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके साथ भी वही हुआ था।
वही 3 निशान, वही काला जहर। उसे एहसास हुआ कि वो टावरिंग क्रीचर उन्हें सिर्फ डरा नहीं रहा था, उसने उन्हें मार्क कर दिया था। वो मिडनाइट फॉरेस्ट से बाहर तो आ गए थे, पर फॉरेस्ट उनके अंदर दाखिल हो चुका था। अर्नब ने धीरे से कहा, वो फॉक्सेस, उनकी आंखें नहीं थी आमिर, क्योंकि उनका सब कुछ वो ले लेता है। आमिर ने गौर से अपने जख्मों को देखा। वो स्क्रैचेस धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई चीज़ जिंदा हो। ऐसा लग रहा था जैसे बैम्बू की पतली लकड़ियाँ उसकी चमड़ी के नीचे रास्ता बना रही हो। साइकोलॉजिकल रेड अब एक नए रूप में सामने था। उन्हें समझ आ गया था कि वो कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। वो पैट जो उन्होंने किया था वो अब मौत तक उनका पीछा करेगा। अर्नब ने खिड़की की तरफ देखा जहाँ से फॉरेस्ट की बाउंड्री दिख रही थी। वहाँ धूप में भी वो बैम्बू के पेड़ काले और मुरझाए हुए लग रहे थे। अचानक कमरे में वही क्लिकिंग साउंड सुनाई दी, धीमी पर साफ। वो आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी, वो आवाज़ अर्नब के जख्मों के अंदर से आ रही थी। आमिर ने देखा कि अर्नब की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं, जैसे कोई उन पर एक पर्दा डाल रहा हो। आमिर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अर्नब ने कांपते हुए कहा। आमिर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी नज़र भी धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है। सूरज ढलने में अभी बहुत वक्त था, पर उनके लिए मिडनाइट हमेशा के लिए शुरू हो चुकी थी। ऑडियो अब सिर्फ एक तेज, कान फटने वाली सीटी और धीमी चहचहाहट पर ख़त्म होती है। ये कहानी गुडविल स्टोरीज की ओर से आपके सामने पेश की गई थी। द मिडनाइट फॉरेस्ट। हर रविवार नई डरावनी कहानियां। अपने बगल में बैठे इंसान की तरफ मत देखना, क्योंकि जो चीज आपको वहां से घूर रही होगी वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और अगर आपकी पीठ पर आज रात कोई जलन महसूस हो तो याद रखना, कुछ वादे कभी खत्म नहीं होते। अगले रविवार तक अपनी खिड़कियां बंद रखें। गुडविल स्टोरीज, अपने जोखिम पर आगे बढ़ें। अब सन्नाटा खाली नहीं है।